Hello students, today we are going to start unit number 1 of class 12th solid state. बेटा आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर पढ़ा है लास्ट ईयर क्लास 11th में. तो मैटर हैज़ 3 फॉर्म्स या वो 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. तो गैशियस हम लास्ट ईयर ही पढ़कर आ चुके हैं. तो इस साल हमारे कोर्स में चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट और चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस हैं. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग सॉलिड स्टेट. एज यू ऑलरेडी नो दैट बहुत बेसिक सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो आप सभी बच्चों को आता है. बेटा इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच जो भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी वट एवर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन दैट सॉलिड स्टेट. वो क्या होते हैं बेटा, दे आर हेल्ड सो स्ट्रांगली दैट दे कांट मूव ईजिली. वो ईजिली मूव नहीं कर सकते. उनका एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और यही उनको लिक्विड्स और गैशियस स्टेट से क्या करता है, डिफर करता है. ओके, सो बेसिक डेफिनेशन लाइक बहुत आसान है बताना, कोई पूछी भी नहीं जाती बोर्ड एग्जाम्स में. नाउ अब बात आती है इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, पॉइंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर द मेन पॉइंट्स एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक. बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जो पढ़ना है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, तो अभी आज का हमारा वीडियो इसी को कवर करेगा कि सॉलिड्स की एक्चुअली 2 फॉर्म्स होती हैं, 2 मेन टाइप्स होती हैं, उन्हें और उनकी भी फर्दर टाइप्स को विथ फ्यू एग्जाम्पल्स वी विल कवर. तो हम उसको कवर करेंगे बेटा इसमें. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक्चुअली सॉलिड में आप एक टॉपिक पढ़ोगे आगे चलकर, क्यूब शेप वगैरह, है ना, क्योंकि इनका रेगुलर शेप और एक अच्छा सा अरेंजमेंट होता है. तो बेटा उसी में एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी पहले तो, यूनिट सेल, और इसी में कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इसमें नंबर ऑफ एटम्स की काउंटिंग होगी, वो हम पढ़ने वाले हैं. देन हम इसी में बेटा आगे 3 टाइप के डेरिवेशंस पढ़ेंगे. एक होता है इसमें सिंपल वाला क्यूबिक. कुल मिला के यूनिट सेल बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें एक टाइप होती है क्यूबिक, जो क्यूब शेप होता है. तो उसमें एक हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक, एक बीसीसी और एक एफसीसी. इन्हें हमें कवर करना है. ओके, नेक्स्ट इन्हीं के हमारे इसी में डेरिवेशंस वगैरह भी आएंगे, एज लेंथ, रेडियस, इन सबको कवर करते हुए. ओके, फर्स्ट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डेंसिटी. बेटा डेंसिटी का एक फॉर्मूला दे रखा है इस चैप्टर में और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे कोर्स में हैं. सो यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दोज न्यूमेरिकल्स, बिकॉज बोर्ड एग्जाम का शायद कोई ऐसा ईयर नहीं होता जब वो डेंसिटी के क्वेश्चंस को कवर नहीं करते. सो दे ऑलवेज कवर. सो इसी में हम डेंसिटी का कवर करेंगे. और एक न्यूमेरिकल आपका बेस्ड है वॉइड्स पर. वॉइड्स वो बीच में हम कहीं पर भी कवर करेंगे. वॉइड्स का मतलब सॉलिड एटम्स जब पैक होते हैं तो उनके बीच में कुछ गैप्स रह जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वॉइड्स. तो दैट विल बी कवर्ड इन दिस यूनिट. उसके बाद हम करेंगे एक टॉपिक, डिफेक्ट्स और इनपरफेक्शंस, यानी क्या कुछ कमियां होती हैं, कोई बाहर से कोई एटम सॉलिड क्रिस्टल में आ जाता है तो वो क्या चेंजेस कर देता है, उन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे. एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं. पर मैं बता दूं इस साल के कोर्स के हिसाब से वो हट चुकी हैं. ओके, देयर आर 2 प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. सो फॉर 2020-21 सेशन इट हैज़ बीन रिमूव्ड, अदरवाइज ये कोर्स में है. सो ये चैप्टर का एंड है. और बेटा इस यूनिट सेल के साथ ही हम सॉलिड्स में अरेंजमेंट होता कैसे है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, उसको भी कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी अच्छी इजी यूनिट है. सो टुडे अभी हम इस लेक्चर में बेटा सॉलिड्स की टाइप्स को कवर करेंगे. ओके, चलिए अब इसको पूरा ही मिटा देते हैं क्योंकि अपने को ज़रूरत रहेगी जगह की. यस, सो जस्ट हैव अ लुक. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. बेटा ये 2 टाइप के होते हैं. सॉलिड्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस. अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सा है. क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन एमॉर्फस. अब सुनिए बेटा, क्रिस्टलाइन को हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स. मतलब ये सच में परफेक्टली सॉलिड्स होते हैं. तो क्या ये सॉलिड नहीं होते?
दे आर इवन नॉट लिक्विड्स। तो बेटा एक्चुअली क्या है डिफरेंस मैं बता देती हूँ। क्रिस्टलाइन में जो भी एटम्स वगैरह जो भी चीज़ पैक हुई है, इट मे बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी पैक हुए हैं बेटा, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल, यानी उनका पूरे क्रिस्टलाइन में, उनके पूरे में एकदम परफेक्टली ऑर्डर्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। लॉन्ग रेंज का मतलब है जहाँ जहाँ तक हम क्रिस्टल को चेक करते हैं उसमें सारा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आता है, जो कि सॉलिड की बेसिक डेफिनेशन होती है। तो क्या इसमें नहीं होता ऑर्डर्ड अरेंजमेंट? नहीं, इसमें भी होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, बट ऑब्वियसली तभी सॉलिड्स होंगे। अगर ऑर्डर्ड नहीं होगा, कोई किधर भी जा सकता है, फिर तो वो लिक्विड या गैशियस हो जाएगा। सो इसमें भी हमारा परफेक्टली मतलब परफेक्टली नहीं बोलेंगे, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, लेकिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। रेगुलर पैटर्न इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अंतर क्या होता है बेटा इसमें जो है वो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दैट्स वाई हम इनको सूडो सॉलिड्स या फेक यानी कि फर्जी सॉलिड्स भी बोलते हैं। दे आर नोन एज सूडो सॉलिड्स। सूडो वर्ड आप वैसे केमिकल काइनेटिक्स में भी हो सकता है आपने अभी तक पढ़ लिया हो। इसका मतलब होता है फेक, यानी वास्तव में ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, जबकि ये बेटा हमारे क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ओके, क्योंकि इनमें पूरा जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो थ्रू आउट देयर सरफेस, थ्रू आउट द क्रिस्टल, जहाँ तक भी हम उसे देख रहे हैं वहाँ पर मेंटेन रहता है। तो दिस इज हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अभी बनाते हैं स्ट्रक्चर, उससे भी देखते हैं। इसमें होता है बेटा लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इसमें होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ऑर्डर तो है लेकिन शॉर्ट रेंज है। ओके, इसीलिए हम इनको एमॉर्फस, एक्चुअली मीनिंग होता है नो फॉर्म, यानी फॉर्म है ही नहीं इनकी, थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके, अब करते हैं आगे बेटा। क्योंकि इनमें एकदम थ्रू आउट द क्रिस्टल परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, इसलिए इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डायमंड की, या हम बात करते हैं H2O की। H2O जब आइस फॉर्म में होता है तब उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 से ऊपर वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो दीज आर हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मेल्ट तो ये भी होंगे, सॉलिड्स पिघलते हैं तो मेल्ट तो ये भी होंगे, बट दे मेल्ट ओवर अ रेंज, ओवर अ रेंज, यानी इनका शार्प नहीं होता। इनके लिए ऐसे बोल सकते हैं कि ये 310 से 320 केल्विन में मेल्ट हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से। यानी जब एक फिक्स नहीं होता, फिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, इनका अमॉर्फस है, जहाँ पर डिसऑर्डर्ड हो जाता है बीच बीच में। तो बेटा जहाँ बीच बीच में गड़बड़ी हुई, आपको भी पता है मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंटरैक्शंस पर। तो इनमें तो इंटरैक्शंस एक जैसे रहेंगे, बट एज फार एज इसको हम कंसर्न करते हैं तो इसमें इंटरैक्शंस थोड़े से गड़बड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। दैट्स वाई दे मेल्ट ओवर अ रेंज, दे आर हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनको जब हम कट करते हैं, व्हेन दे आर कट विद अ शार्प एज टूल, यानी अगर हम इन्हें चाकू से यानी कि नाइफ से काटे तो इनकी जो भी न्यू सरफेस आएगी, ओके, व्हेन दे आर कट, तो इनकी जो भी सरफेस आएगी वो क्या आएगी, स्मूथ और रेगुलर आती है। इनकी सरफेस क्या आती है बेटा, स्मूथ एंड रेगुलर। जबकि जब इनको कट करते हैं किसी भी शार्प एज टूल से तो इनकी सरफेस इररेगुलर आती है, इररेगुलर सरफेस, और स्मूथ भी नहीं होती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ आंखों से देखने से पता चलता है। मैं आपको बताती हूँ बेटा, ग्लास को कट करते हैं, ग्लास या किसी भी पॉलीमर को, रबर को, प्लास्टिक को, आपने जितने भी कभी पॉलीमर सुने हैं बेटा वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अभी थोड़ी सी इसका अरेंजमेंट को समझेंगे, बाकी एग्जाम्पल्स तो आपको लर्न करके जाने कि जितने भी ग्लास आते हैं यानी कि कांच, और जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे वो रबर हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, ऑल कम्स अंडर दिस एमॉर्फस कैटेगरी, वो एमॉर्फस में आते हैं। और जितने भी दूसरे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं जो हम बहुत सारे सुनते हैं, वी विल डेफिनेटली गो इन डिटेल, अभी अभी हम जाने ही वाले हैं, एंड वी विल कवर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन आल्सो। आपके कोर्स में सिर्फ क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है ही नहीं। सो अमॉर्फस के एग्जाम्पल्स भी आपको मैंने एक बार को बता दिए हैं। ओके, नाउ वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। बेटा एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है जिस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है,
ये होते हैं बेटा एन आइसोट्रॉपिक, या इनमें एन आइसोट्रॉफी होती है, ओके, एन आइसोट्रॉपी, और इनमें होती है बेटा आइसोट्रॉपी। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दे आर हैविंग आइसोट्रॉपी। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, सिमिलर। आइसो का मतलब होता है सेम। अभी इसका स्ट्रक्चर देखते हो, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। बट अब इस प्रॉपर्टी के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम बनाकर इसको समझते हैं, ओके। मैंने अभी तो सिर्फ वर्ड लिखा है ताकि आपको कभी डिफरेंसेस बताने हों। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आता कि आप क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंसेस बताई है ना। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट आस्क्ड इन 12th स्टैंडर्ड। बट बेटा एमसीक्यूज में कभी भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी। तो इन दैट केस ना हमको सब आना चाहिए, क्योंकि हमने कोई भी मिस करी हो तो हम एमसीक्यूज को कर नहीं पाएंगे। इसलिए बेटा नाउ मैं जो कंटिन्यू कर रही थी, दीज आर एन आइसोट्रॉपिक एंड दीज आर आइसोट्रॉपिक। लगाते हैं, होता क्या है बेटा, देखिए ज़रा, जस्ट हैव अ लुक। मैं ऐसे रैंडम आयंस को प्लेस कर देती हूँ, कैटायन एनायन कुछ भी ऐसे करके। आप छोटे वाले को कैटायन मान लें, बड़े वाले को एनायन। बेटा क्योंकि इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल रहता है, ओके। मैंने एक लंबा वाला सा रेगुलर अरेंजमेंट ले लिया है। आप इससे चाहो तो थोड़ा पास पास भी लगा सकते हो, जैसे भी लगाना है। बेटा आप सुनिए, इसमें देखो सारे अरेंजमेंट रेगुलर है, यानी जिसको जहाँ होना चाहिए वो एटम या आयन वहीं बैठा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एमॉर्फस। बेटा एमॉर्फस में किस तरीके से अरेंज होते हैं, थोड़ा तो ऑर्डर चलेगा, ओके। थोड़ी देर तक इनमें ऑर्डर चलता है, थोड़ा और चला, सपोज यहाँ चेंज हो गया, है ना। कभी भी कहीं पे भी चेंज हो सकता है, इनमें कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके का, है ना। आप एक स्मॉल एक बिग से भी बताकर आ सकते हो बताने के लिए, ओके। इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो जब हम इस तरीके के अरेंजमेंट को देखें और यहाँ देखें, अभी देखना आपको भी दिख रहा है यहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं, यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनमें क्या है, डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि इनका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बिगड़ा हुआ है और इनका बढ़िया है। अभी क्या करना है बेटा, आप पहले तो एक कॉमन लाइन सुनिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इसलिए ढंग से याद करके जाना है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डायरेक्शन बेस्ड होती है। देखो किसी भी एक सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिजिक्स में पढ़ते हो ना, कुछ चीज़ें हमारी डायरेक्शन बेस्ड होती है, जैसे आप प्रिज्म से एक्सपेरिमेंट करते हो। सो देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्शन बेस्ड। तो बेटा जब वो जैसे वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो कोई डायरेक्शन बेस्ड चीज़ होगी तो उसको अलग अलग डायरेक्शंस में मेजर कर सकते हैं। तो जब उसको अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करें और उसकी वैल्यू अलग अलग आए तो एनाइसोट्रॉपिक, और उसकी वैल्यू जब ऑलमोस्ट सेम आए तो आइसोट्रॉपिक। कैसे बताते हो आपको, माना कोई भी प्रॉपर्टी, ये एक क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन है मतलब क्रिस्टल है, हम इसे मेजर कर रहे हैं। बेटा अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रही हूँ इसको, ओके, जस्ट हैव अ लुक, जस्ट मैंने ले लिया ये वाला। अगर मैं ये देख रही हूँ कि ये मतलब मेरी डायरेक्शन इधर है ना, आई एम मेजरिंग लाइक दिस। बेटा यहाँ पर से बड़े वाले एटम्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, ओके। अगर मैं इधर से मेजर कर रही हूँ, अगर मैं कुछ इधर से मेजर कर रही हूँ लाइक इधर से, तो मेरे मेजरमेंट में सारे छोटे एटम्स आ रहे हैं। बेटा ये मेजरमेंट नंबर 1 हुआ, ये मेजरमेंट नंबर 2 हुआ, और सपोज मैं मेजर इनको ऐसे कर रही हूँ, ऐसे, तो बड़े छोटे सभी टाइप के एटम्स या आयंस जो भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ओके। अभी आप धीरे धीरे डिटेल पे जाओगे कि ये अरेंज कैसे होते हैं, अभी तो मैंने ऐसे बना दिया। सो प्लीज़ हैव अ लुक, ऐसी एनी प्रॉपर्टी विच इज़ डायरेक्शन बेस्ड एंड इफ इट इज़ मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस कम्स आउट टू बी डिफरेंट। बेटा अब इसमें डिफरेंट आएगी, इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे, इससे मेजर करेंगे, इससे मेजर करेंगे, तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी। तो जब अलग अलग आती हैं तो एन आइसोट्रॉपिक, यानी कि सेम नहीं है। जस्ट हैव अ लुक। बेटा इसमें किधर से भी हम मेजर करें, जैसे हमने यहाँ से मेजर किया है ना, जैसे हमने यहाँ से मेजर किया, जैसे हमने यहाँ से मेजर किया, तो देखो लगभग सभी रूट में इसके पास सब टाइप के एटम्स या आयंस कांटेक्ट में आ रहे हैं, बड़े छोटे सभी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कई जगह से डिसऑर्डर्ड था।
बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि आइसो का मतलब तो सेम होता है और सेम तो इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, क्योंकि क्रिस्टलाइन में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। बस यही गलती कर देते हो। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, क्योंकि इनमें अरेंजमेंट कुछ ज़्यादा ही सिस्टमैटिक था, दैट्स वाई जब हमने अलग अलग डायरेक्शन से मेजर किया तो अलग अलग आया। एंड व्हेन इट इज़ मेजर्ड, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सेम आती है प्रॉपर्टी, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि डायरेक्शन बेस्ड होती है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कई बार सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं आइसोट्रॉपिक किसकी प्रॉपर्टी होती है, किस टाइप के सॉलिड्स की। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस। कुछ भी पूछा जा सकता है, सो यू आर सपोज टू कवर। बेटा जितने भी सॉलिड्स आप सुनते हो यूजुअली में, चाहे वो मेटल हो, चाहे आपके मॉलिकुलर हो, चाहे डायमंड ग्रेफाइट हो, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। यानी जितने सॉलिड्स हमारे डे टू डे लाइफ में हम मैक्सिमम नॉर्मली पढ़ते हैं और जो थोड़े से अलग होते हैं, ग्लास, उसके साथ हम पढ़ते हैं पॉलीमर्स, बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एमॉर्फस की होती है। ओके, तो अभी इन दोनों में भी हम थोड़ी सी डिटेल पर जाएंगे, बट लेट्स कंप्लीट फर्स्ट द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। अब हम क्या कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन को एक बार अब कंप्लीट कर लेते हैं। सो नाउ बेटा अभी तक हमने बेसिक क्लासिफिकेशन किया क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। नाउ इट्स द टाइम टू कवर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। बेटा एमॉर्फस की कोई टाइप नहीं दे रखी है, सो बेटा अभी तक हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस यानी कि दो टाइप्स के सॉलिड्स को देखा। अब क्रिस्टलाइन का आपके कोर्स में थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल दे रखा है, सो नाउ वी आर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस की कोई और डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, तो दैट इज सफिशिएंट। नाउ जस्ट हैव अ लुक। बेटा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। फर्स्ट वन मॉलिकुलर, सेकेंड वन आयनिक, थर्ड मेटालिक एंड फोर्थ एक्चुअली कोवेलेंट होते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो जाए मॉलिकुलर और कोवेलेंट में, क्योंकि इसमें भी बॉन्ड कोवेलेंट होता है और उसमें भी कोवेलेंट होता है। तो बेटा इट इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी इन विच जो भी एटम्स या जो भी जुड़े हुए हैं उनका एक जायंट यानी कि नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत ज़्यादा वो आगे से आगे जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, तो वो स्पेशल कैटेगरी अलग से पढ़ेंगे। अब ज़रा देखिए बेटा, इसके एग्जाम्पल्स तो सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा अरे ये तो सॉलिड्स होते ही नहीं है, क्योंकि इसके सारे एग्जाम्पल्स एक्चुअली या तो लिक्विड्स होते हैं या गैशियस। लेकिन आपने लास्ट ईयर एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर गैशियस को बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत कम टेम्परेचर पे रखा जाए तो वो लिक्विफाई भी हो जाता है और सॉलिडिफाई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O वेपर फॉर्म में भी होता है, पर आइस भी तो जमती है ना, ऐसे ही ड्राई CO2। सो देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स और वो सच में सॉलिडिफाई भी हो सकते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक, वो भले ही हमारे रूम टेम्परेचर पर नहीं एग्जिस्ट करते। तो बेटा फर्स्ट कैटेगरी मॉलिकुलर। एक आते हैं इनमें नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जैसे कि हीलियम, नियॉन या फिर कोई भी आप ले लो H2Cl2, जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती बॉन्ड की। अभी दिमाग में क्लिक कर रखा होगा ये तो गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ गैस। मैंने जो बात बोली वो याद रखना, रूम टेम्परेचर पे दे डोंट एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। ओके, सो दीज आर नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, सिर्फ हमारे लंडन या डिस्पर्जन फोर्सेज होते हैं। ओके, सो अगर हम इनको भी सॉलिडिफाई कर दें तो ये नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। पोलर में बेटा हमारे कौन से आते हैं, जैसे HCl, इस टाइप के जिनमें डाइपोल होता है, प्लस माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर हम इनको सॉलिडिफाई कर दें तो दे कम्स अंडर दिस पोलर कैटेगरी। ओके, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। एंड द लास्ट वन ऑल टाइम फेवरेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं लाइक H2O, लाइक अमोनिया। बेटा H2O से समझ में आएगा ना, आइस। अमोनिया तो वैसे भी तुम्हें लगता है तो लिक्विड होती है या फिर गैस होती है, सॉलिडिफाई भी हो सकती है। ओके, पोलर में आप एग्जांपल ले सकते थे बेटा, एक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपने सुना हुआ है, इसमें भी बॉन्ड में पोलैरिटी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डेड, बेटा ये जो तीनों ही होते हैं, इन तीनों का ही मेल्टिंग पॉइंट कम ही होता है। दे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स वाई इन द रूम एट द रूम टेम्परेचर यूजुअली दे एग्जिस्ट एज लिक्विड और गैशियस, एज आई टोल्ड यू। सो एटलीस्ट आपको प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल्स थोड़े से रिलेट होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इस पर कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल वाले कवर होते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल डाल के पूछ लेंगे, मॉलिकुलर है, आयनिक है, मेटालिक है या कोवेलेंट है। बहुत आसान है बताना, और वैसे भी आपसे इसमें स्पेसिफाइड नहीं पूछेंगे, फिर भी पढ़ के चले जाओ, आना चाहिए। नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करते हैं आयनिक। बेटा आयनिक तो आपको अच्छे से पता है,
जिनमें प्रॉपर कैटायन और एनायन होते हैं, दैट मीन्स दोज सब्सटेंसेस या दोज कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NaCl इज द बेस्ट एग्जाम्पल बेटा, नमक, क्योंकि इसमें Na+ और Cl- फॉर्म में होता है, दैट मीन्स इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कनेक्टेड होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है। और ये यूजुअली रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं बेटा, तो सॉलिड्स ही होते हैं। आपका कोई भी सॉल्ट सॉलिड ही होता है रूम टेम्परेचर पे, ओके। अब कंपैरिजन की चीज़ क्या आ सकती है वो सुनिएगा बेटा। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, कंडक्ट तो ये भी नहीं करते। दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, बट आपको याद आ गया होगा इन देयर मॉल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, यानी इन्हें पानी में डिसॉल्व कर दें या इन्हें डायरेक्टली पिघाल दें। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस साल या तो अभी तक पढ़ चुके होंगे, तो ये चीज़ है। सो कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आयनिक और मॉलिकुलर का एक डिफरेंस बताइए। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इन देयर मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों में भी ये डिफरेंस है बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन ये अपने मॉल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में होता है और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तभी ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं बेटा, सॉलिड्स होते हैं, ओके। ये जो चीज़ रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, इसका मतलब अभी पिघालने में वक्त है, यानी हाई टेम्परेचर चाहिए, ओके। नाउ कम हियर्स मेटालिक। बेटा मेटालिक में मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो सारी आपको यहाँ लगानी है, ओके। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, लाइक लस्टर होता है, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं पूछता। इसमें क्या है, इसमें मेन चीज़ बोलनी है, इसमें तो मॉल्टन या उसमें ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ओके, बट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो शुरू से ही क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखने में टॉपिक बहुत आसान लगता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपसे याद नहीं होती, तो इनको थोड़ी सी देख के जाना, नहीं तो छोटा सा क्वेश्चन भी मिस हो जाएगा इसमें से। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या बोलते हैं, और ये तो अपनी नॉर्मल रूटीन में भी, जैसे आयरन ले लो, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ओके, कॉपर ले लो, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनका लस्टर वस्टर वो सारी प्रॉपर्टीज तो डेफिनेटली है ही है। एंड नाउ द लास्ट, कोवेलेंट। कंफ्यूज नहीं होंगे कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर में। बेटा कोवेलेंट में इन्होंने उन कंपाउंड्स को लिया है जिनका जायंट या नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, यानी एक के बाद एक जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड पढ़ा रखा है आपने, वैसे बुक्स में दिया हुआ है, एक कार्बन 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है लाइक दिस, और फिर वो भी वापस अगला भी सराउंडेड होता है, याद है ना, अगला वाला भी जुड़ा हुआ होगा 4 कार्बन एटम से, और पूरा 3D स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं है ये कार्बन तो जुड़ा ही नहीं है ना, इतना तो पता है, क्योंकि पूरा 3D क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। सो डायमंड है, चाहे तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी आपने पढ़ रखा है, लेयर्ड हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। बहुत ज़्यादा मैं इसको फास्ट ही करा रही हूँ बेटा, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हुआ है, और इनफैक्ट और भी लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, ओके, कि इनका लेयर स्ट्रक्चर होता है और एक कार्बन यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और इनकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती है, ओके। तो अब बात आती है इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है बेटा, इनका सबका, ग्रेफाइट छोड़ दो तो बाकी कोवेलेंट जो कि जायंट होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनफैक्ट डायमंड का तो हाईएस्ट ही है, पता होगा अब तक नेचुरली अकरिंग में सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डायमंड या और भी जितने भी ये नेटवर्किंग सॉलिड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, एंड दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूजुअली दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, दे आर इंसुलेटर्स। क्या होते हैं ये, इंसुलेटर्स होते हैं बेटा। ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, मैं क्लियर कर रही हूँ, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम भी होता है, तो एक उस एक्सेप्शन को छोड़ दें। अदरवाइज फ्रॉम माय साइड सारी बेटा टाइप्स कंप्लीटेड हैं, और आप इनको बहुत अच्छे से देख कर जाएँ, इनको आपको ढंग से कर जानी है, ओके। यस बेटा, इस टॉपिक में एक छोटा सा और क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसको भी हम इसी के साथ ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमारी टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगी। जस्ट हैव अ लुक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट क्रिस्टलाइन इनटू अमॉर्फस और अमॉर्फस इनटू क्रिस्टलाइन। वैसे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरीके से आता है बेटा। इसका एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज, और किसी के आगे ग्लास लगा हुआ वो इसका एग्जाम्पल होगा,
किसी के भी आगे ग्लास के आगे कुछ यूज़ किया हुआ है, सारे ग्लासेस इसमें आते हैं। मैंने सारे एग्जांपल्स आपको कह दिए हैं, सारे पॉलीमर्स, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब उसमें आएंगे। और क्रिस्टलाइन को तो अभी डिटेल पढ़ा है, सारे एग्जाम्पल्स वैसे ही क्लियर है, ठीक है। सो बेटा अगर एग्जाम में आ जाए क्वार्ट्ज से क्वार्ट्ज ग्लास कैसे बनाते हैं या क्वार्ट्ज ग्लास से क्वार्ट्ज, आप सोचिए इसमें परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है और इसमें नहीं है, एमॉर्फस में नहीं है। तो बेटा परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से थोड़ा गड़बड़ वाला अरेंजमेंट करना है तो इनको अपनी जगह से हिलाना पड़ेगा। हिलाने का मतलब क्या करना है, मेल्ट करना, और एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मेल्ट करके वापस क्या करना पड़ेगा, कूल करना। ओके, सो हम हीट करेंगे, इसमें हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। ओके, लेकिन हम इनको क्या कर देंगे बेटा, कूलिंग करेंगे, और वो भी फास्ट कूलिंग। फास्ट का मतलब रैपिड कूलिंग। बेटा अगर हमने इनको फास्ट कूल किया तो इनको बहुत अच्छे से अरेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा। ओके बेटा, आपने अमॉर्फस बनाना है, क्रिस्टलाइन जो बड़ा ही सिस्टमैटिक था, बड़े बढ़िया से अरेंज थे, गरम किया, सारे चलना फिरना तो शुरू होंगे। ओके, एक तरीके से देखा जाए तो लिक्विड आ गए। अब हम उन्हें वापस से जमाएं, और लेकिन कूलिंग करते टाइम हम उन्हें ज़्यादा वक्त ना दें। यानी इफ़ क्रिस्टलाइन आर हीटेड एंड रैपिडली कूल्ड देन इट कैन चेंज इनटू अमॉर्फस। बेटा क्वार्ट्ज से क्वार्ट्ज ग्लास बनाया जा सकता है अगर हम गर्म करके उसको रैपिड कूल करें। उल्टा करते हैं, एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन आ जाए, हीटिंग तो इसमें भी करनी पड़ेगी बेटा, है ना, मेल्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे बेटा, गड़बड़ डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो थोड़ा सा गड़बड़ था उसको भी हमें एकदम ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज करना है। बेटा अच्छे अरेंजमेंट्स में वक्त लगता है ना, गड़बड़ करनी है तो जल्दी हो जाती है, लेकिन आपको सिस्टमैटिक चीज़ें करनी है तो इट विल टेक टाइम। सिमिलरली बेटा इसमें हम गर्म करेंगे एंड वेरी स्लो कूलिंग, बहुत धीरे कूल करते हैं। बेटा धीरे कूल करेंगे तो क्या होगा, हर एटम को, जैसे कैटायन को एनायन के पास बैठने का टाइम मिलेगा, वो ढंग से एक कैटायन के पास बैठना पसंद नहीं करता, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले अमॉर्फस में शो किया था। या जो भी उनका एक अरेंजमेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कुछ भी हो, तो वॉट एवर बी द अरेंजमेंट, अगर हम हीट कर कर उनको बहुत धीरे कूल करें तो एक सिस्टमैटिक लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिएट होता है, दैट इज क्रिस्टलाइन। एक क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा खास है जो पूछा जाता है, इसमें मैं आपको एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से करवा रही हूँ। एक और सुनिएगा, क्वेश्चन आता है कि किसी भी ग्लास को जब हम यूज़ करते हैं, बेटा ग्लास इनिशियली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, लेकिन बहुत दिनों तक या बहुत वक्त तक यूज़ करने के बाद वो पता कैसा हो जाता है ना, बिल्कुल धुंधला सा मतलब हेजी अपीयरेंस। यानी ग्लास इनिशियली ट्रांसपेरेंट होता है बट आफ्टर यूज़, बहुत दिनों के बाद यूज़ करने के बाद उसका अपीयरेंस मिल्की हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि पहले ग्लास के आर पार दिखता था, अब नहीं दिखता, ऐसा क्यों। बट एक्चुअली ग्लास जो है वो हमारा क्या है, अमॉर्फस। अब जैसे ही दिन होएगा, दिन मतलब डे टाइम में हीटिंग होगी और रात को क्या होगी, कूलिंग होगी। सो ड्यूरिंग डे टाइम इट विल गेट हीट एंड इन द नाइट टाइम इट विल गेट कूल। तो वो धीरे धीरे गरम ठंडा होते होते वो पता क्या ले लेगा, ग्लास हमारा एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन बन जाता है। अमॉर्फस से क्या बन जाता है, क्रिस्टलाइन। इसलिए उसका अपीयरेंस कैसा हो जाता है, मिल्की। याद कर जाना, बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि बहुत पुराना सा ग्लास ना ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, मिल्की हो जाता है ना, धुंधला सा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो डे टाइम में क्या होता है, उसकी हीटिंग, वो गर्म होएगा, चाहे वो हम उसे जाके थोड़ी गर्म कर रहे हैं बेटा, दिन में तो थोड़ी सी हीट वैसे रहती है सन की, और रात को क्या होगी, नाइट में क्या होगी, उसकी कूलिंग होगी। और ये प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है। ओके बेटा, अगर बहुत स्लो कूलिंग ग्लास की करें तो उसके लिए एक सिनोनिम भी होता है, एनीलिंग। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं बेटा, जो बहुत धीरे धीरे कूल करते हैं, तो इस धीरे धीरे कूलिंग को जब ग्लास के लिए यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज एनीलिंग ऑल्सो। आप चाहें तो स्लो कूलिंग ही लगा देना, ठीक है ना। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि पुराना सा ग्लास ट्रांसपेरेंट की जगह मिल्की क्यों लगने लगता है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन हो जाता है एमॉर्फस से इस प्रोसेस के थ्रू। दैट्स वाई ग्लास अपीयर्स मिल्की आफ्टर सो मैनी डेज। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि एक बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग, बेटा ज़्यादातर ओल्ड बिल्डिंग तक पहुँचते पहुँचते
तो ग्लास बचता ही नहीं है, टूट जाता है। लेकिन अगर किसी बहुत ही पुरानी सी है ना भूतिया बिल्डिंग टाइप्स, उसमें कोई कांच बच गया तो बेटा इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ग्लास का बॉटम थिक हो जाता है। मान लो ये कोई भी एक बड़ी सी है ना ओल्ड सी बिल्डिंग है, मैंने तो ऐसे हट बना दी है, मान लिया ये उसमें ग्लास लगा हुआ था, इट इज़ अ ग्लास है ना, ओके बेटा। अब इसका जो बॉटम पोर्शन होता है ये मोटा मिलता है, मोटा बोलता है ऐसे बहुत मोटा नहीं, लेकिन जो भी ग्लास की थिकनेस हमने यूज़ की होती है उससे इसका बॉटम क्या हो जाता है, बॉटम थिक हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आई विल गेट यू कवर इन द सैम्पल पेपर्स ऑल्सो। सो लिसन, ओल्ड बिल्डिंग्स के जितने भी ग्लासेस होते हैं ये बॉटम से थिक होते हैं क्योंकि ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बताया था मैंने, ये एक फर्जी टाइप के सॉलिड्स है, सही बताया, ढंग के सॉलिड नहीं है, थोड़े थोड़े इनकी प्रॉपर्टी लिक्विड से मैच होती है। लिक्विड क्या करते हैं, बहते हैं, चलते हैं, ये भी वही करते हैं। इतना फास्ट नहीं अभी ग्लास लगाया और अभी बह के बाहर निकल गया, ऐसा तो नहीं होता। सो ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड एक्चुअली, यानी इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर कर, ये था लिक्विड लेकिन इसको बहुत सुपर कूलिंग यानी बहुत ठंडा करके जमाया गया है। दैट्स वाई ओल्ड बिल्डिंग में वो क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। इसकी टेंडेंसी है बहुत धीरे धीरे, इट फ्लोज वेरी स्लोली। दैट्स वाई आफ्टर सो मैनी ईयर्स अगर वो ग्लास बच गया है तो उसका बॉटम क्या होता है बेटा, थिक होता है, मोटा हो जाता है नीचे से। सो ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सो फ्रॉम माई साइड बेटा आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस विच मे बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। थैंक यू सो मच।